हेलो दोस्तों। इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 10 सर्कल को समझने वाले हैं। हम चैप्टर को समझने के लिए क्वेश्चंस का यूज़ करेंगे और क्वेश्चन मैंने प्रैक्टिस टेस्ट से obtain करें। प्रैक्टिस टेस्ट सपोर्ट मटेरियल में गिवन होते हैं। सपोर्ट मटेरियल में प्रैक्टिस टेस्ट गिवन होते हैं और इनके सॉल्यूशंस अवेलेबल नहीं होते। मैं इस वीडियो में आपको इसके सॉल्यूशंस एंड बेसिक ऑफ सर्कल चैप्टर रिवाइज कराने की कोशिश करूँगा। चलो लेट्स रिवाइज करते हैं। तो बेसिक इस चैप्टर में क्या क्या यूज़ होने वाले हैं, आपको बेसिकली पहले ये टर्म्स क्लियर होनी चाहिए, तभी आप क्वेश्चंस की अंडरस्टैंडिंग कर पाएंगे। तो यहाँ तक मैंने बेसिक टर्म्स लिख रखी हैं जो बार बार आपके सामने आएंगी। अगर आपको उन क्वेश्चन इन टर्म्स का मीनिंग क्लियर है तो आप जो हैं आसानी से क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे। जैसे सर्कल क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। सर्कल क्या है? बहुत सारे पॉइंट्स का, इनफाइनाइट पॉइंट्स का कलेक्शन है। ये सभी सेंटर से, ये फिक्स्ड पॉइंट होता है, इससे बराबर दूरी पर होते हैं सारे पॉइंट्स, इसे कहते हैं सर्कल। सर्कल के एक पार्ट होता है अंदर, जिसे कहते हैं हम इंटीरियर ऑफ सर्कल, और एक पार्ट होता है एक्सटीरियर, तो इसे कहते हैं हम एक्सटीरियर ऑफ सर्कल। सर्कल के बाहर एक्सटीरियर, सर्कल के अंदर इंटीरियर, और सर्कल एक खुद एक पार्ट होता है। तो यानी कि सर्कल जब प्लेन पर ड्रॉ करा जाएगा तो तीन पार्ट में प्लेन को डिवाइड करेगा। एक प्लेन पे जब सर्कल बनाएंगे तो तीन पार्ट बनेंगे, प्ले सर्कल के बाहर वाला पार्ट, सर्कल के अंदर वाला पार्ट, और खुद सर्कल। फिर सरकमफ्रेंस क्या होती है? सर्कल की जो बाउंड्री नज़र आ रही है इसे सरकमफ्रेंस कहा जाता है। सेंटर क्या होता है? फिक्स्ड पॉइंट होता है। रेडियस क्या होती है? रेडियस जो है, अगर मैं सेंटर से ज्वाइन कर दूं किसे, सरकमफेरेंस को, तो इस लाइन को हम रेडियस कह देते हैं। ठीक है। इसके अलावा अगर पूछा जाए कॉर्ड क्या होती है, सर्कल पे अगर दो पॉइंट है अगर उनको ज्वाइन कर दिया जाए तो उससे जो लाइन बनेगी उसे कॉर्ड कह देंगे। आर्क क्या होती है? सरकमफ्रेंस का पार्ट, ये पूरी सरकमफ्रेंस है, इसका पार्ट देखो, इन दोनों पॉइंट से एक पार्ट बन रहा है, ये कर्व्ड वाला पार्ट देखना, ये सरकमफ्रेंस का ही पार्ट है, इसे कहते हैं आर्क। इसे भी एक आर्क ही कहते हैं। ये मेजर आर्क हो जाएगी, ये माइनर आर्क हो जाएगी। डायमीटर क्या होता है? डायमीटर सेंटर से पास होने वाली लॉन्गेस्ट कॉर्ड होती है। सेंटर से पास होने वाली कॉर्ड, मान लो इसे एक दो पॉइंट से जोड़कर एक लाइन बनी, सेंटर से पास हो रही है, तो इस लॉन्गेस्ट कॉर्ड को कहते हैं हम डायमीटर। टेंजेंट क्या होता है? टेंजेंट सर्कल पर किसी एक पॉइंट को टच करते हुए, इंटरसेक्ट करते हुए जब लाइन बनाएंगे तो उसे हम कहते हैं टेंजेंट। टेंजेंट ये लाइन है, कंफ्यूज नहीं होना है, लाइन ऐसी ही होती है। टेंजेंट को इस तरीके से भी बनाया जा सकता है, ये भी एक टेंजेंट है। आप ये नहीं कहेंगे कि सर ये टेंजेंट थोड़ी ना, टेंजेंट तो दोनों तरफ से एक्सटेंड होता है, ऐसा कुछ नहीं। टेंजेंट यहाँ से यहाँ तक भी हो सकता है और ये लाइन ऐसे निकलती भी हो सकती है, रे की फॉर्म में भी लाइन बन सकती है। ऐसे ही अगर आपसे पूछा जाए टेंजेंट में जो ये पॉइंट जहाँ पर इंटरसेक्ट करता है सर्कल और टेंजेंट, उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहते हैं। तो वो पॉइंट जहाँ पर सर्कल और टेंजेंट इंटरसेक्ट करते हैं उसे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहते हैं। ऐसे ही सेकंड क्या है? अगर आपसे पूछा जाए सर्कल को दो पॉइंट पर इंटरसेक्ट करने वाली लाइन, सर्कल दो पॉइंट पर इंटरसेक्ट, ये जोड़कर बनती है लाइन, ये इंटरसेक्ट करते हुए, पियर्स करते हुए बाहर निकल जाती है, इधर भी एक्सटेंड हो जाएगी इधर भी। ऐसा भी कह सकते हैं जब एक कॉर्ड को दोनों एंड से एक्सटेंड कर देंगे तो वो सेकंड बन जाएगी। इस चैप्टर में दो थ्योरम यूज़ होनी है। अगर दो थ्योरम आपको समझ आती हैं तो आप इस चैप्टर को बड़ी आसानी से कर पाएंगे। पहली थ्योरम क्या है? अगर रेडियस बनाई जाए, ये रेडियस नज़र आ रही है, बनाई जाए, कहाँ बनाई जाए? रेडियस बनाई जाए पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर, इसे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहते हैं। टेंजेंट का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ टेंजेंट, टेंजेंट लिख सकते हैं हमें। तो अगर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर रेडियस बनाई तो परपेंडिकुलर हो जाएगी किसके साथ? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के साथ नहीं, टेंजेंट के साथ परपेंडिकुलर हो जाएगी। रेडियस परपेंडिकुलर होती है किसके साथ? टेंजेंट के साथ। अगर उस रेडियस को कहाँ बनाया जाए? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बनाया जाए। ठीक है, मान लो ये एक टेंजेंट है, यहाँ से रेडियस अगर इधर बनाई जाए, इधर बनाओगे तो नहीं होगी परपेंडिकुलर, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे बननी चाहिए, तब जाकर रेडियस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे जब बनेगी तो टेंजेंट के परपेंडिकुलर हो जाएगी। ये पहली थ्योरम है 10.1 जो यूज़ होने वाली है, एग्जाम में पूछता भी है इसका प्रूफ, तो हमें प्रूफ करने का यहाँ पर मौका नहीं मिलेगा। आप बुक से एक बार चेक कर सकते हैं ये थ्योरम को कैसे प्रूफ करा जाता है। थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन होती है इसकी, देखिए। ऐसी थ्योरम एक और है 10.2, वो क्या कहती है? अगर मैंने एक एक्सटर्नल पॉइंट से, मान लेते हैं पी, दो टेंजेंट ही बना सकता हूँ पहली बात में, और मैंने दो टेंजेंट बनाए, एक पी ए बनाया और एक पी बी बनाया, तो ये दोनों टेंजेंट की लेंथ बराबर होती है। पी ए इक्वल टू पी बी होता है। ये कौन कहता है? ये थ्योरम 10.2 कहती है। ठीक है, ये 10.1 है, ये 10.2 है। तो ये दो थ्योरम्स आपकी यूज़ होने वाली है। अब हम ज़्यादा टाइम ना ख़राब करते हुए क्वेश्चंस पे मूव करेंगे। आप वीडियो को रिपीट कर सकते हैं अगर आपको कोई सी भी टर्म्स क्लियर नहीं हुई है, या मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं आपकी कौन सी टर्म क्लियर नहीं हुई है। चलिए मूव करते हैं। तो अगर आप देखें प्रैक्टिस टेस्ट, थोड़ा इसको जूम कर लेते हैं। ओके, आई होप इट इज़ विजिबल परफेक्टली। ओके, पहला क्वेश्चन आपसे क्या कहता है?
पहला क्वेश्चन आपसे कहता है फिगर दे रखी है, इन द गिवन फिगर फाइंड एक्स। आपको गिवन फिगर में एक्स की वैल्यू पता करनी है, जहां पर एस टी एक टेंजेंट है, एस टी एक टेंजेंट है, दो जगह एक्स लिखा हुआ है, आपको एक्स की वैल्यू पता करनी है। 1 मार्क का क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा रीज़न एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत नहीं होती, जो नज़र आ रहा है जो आपको पता है उसको अप्लाई करना होता है। आपको यहाँ ट्राइंगल बनता नज़र आ रहा है, आप एक्स की वैल्यू निकालना चाहते हैं, तब तक नहीं आ सकती, मैंने बताया, जब तक एक्स इक्वेशन में ना आ जाए। अब इक्वेशन कैसे बनाए भाई, दो जगह एक्स लिखा हुआ है, एक्स एक जगह x-40 लिखा है, एक जगह एक्स लिखा है। एक यहाँ पे देखो, ये एंगल 90 होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, अभी हमने पढ़ा ये रेडियस हो गई, टी पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट हो गया, तो रेडियस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे जब होगी तो टेंजेंट के परपेंडिकुलर हो जाएगी, ये हो जाएगी परपेंडिकुलर, यानी कि यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बनना चाहिए। तो तीनों एंगल पता है हमें ट्राइंगल के, और उनका सम क्या होता है तीनों एंगल का, एक 90। आप 1 मार्क का क्वेश्चन है, डायरेक्ट इसकी एक्सप्लेनेशन करेंगे, मैं भी नाम नहीं लिख रहा हूँ यहाँ पर। x-40 प्लस एक्स, तो मैंने तीनों एंगल को जोड़ा, यहाँ पर कितना आएगा ये, तो 180 के इक्वल आ जाएगा तीनों एंगल का सम। एंगल सम प्रॉपर्टी से ये भी बात मैं मेंशन नहीं कर रहा हूँ। देखो 90 में से 40 घटाना पड़ेगा, कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। एक्स और एक्स को जोड़ना पड़ेगा, कितना आ जाएगा, 2x आ जाएगा, इक्वल टू क्या आएगा, 180 आएगा। 50 माइनस में जाएगा, माइनस में जाएगा, अगर 180 में से 50 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 130 आएगा। 2 मल्टीप्लाई में है ये, तो ये डिवाइड में चला जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 130 डिवाइड बाई 2, और 2 से जब इसे डिवाइड करेंगे तो 65 आएगा, करके देख सकते हैं। 130 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 6 12, 0 1 बचेगा, यहाँ पर 0 कॉपी करेंगे, 2 5 10, तो 65 हमारी x की वैल्यू आ जाएगी। तो x इक्वल टू 65, ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन नहीं है, अगर होता तो हम उसे उस तरीके से करते। ओके, एक बार इसको थोड़ा और एडजस्ट करते हैं। ओके, एक मिनट, यस इट इज बेटर नाउ। अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 2। देखो इसमें भी क्या है, इसमें भी 1 मार्क का क्वेश्चन है, तो इसमें भी बहुत ही ज़्यादा गहराई से किसी चीज़ को एक्सप्लेन करने की जरूरत है, सीधे रीज़न पता होना चाहिए। इसने कहा ए सी पता करो, अगर बी डी 1 है, अगर बी डी 1 है तो ए सी पता करना है। अब देखो इस वाले सर्कल पे फोकस करो, एक्सटर्नल पॉइंट बी है, वहाँ से एक टेंजेंट बना बी डी और एक टेंजेंट बना बी सी, क्या इनकी लेंथ बराबर होगी, क्या बी सी बराबर बी डी होगा, यानी कि 1 सेंटीमीटर, बिल्कुल होगा। रीज़न यहाँ मेंशन करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि 1 मार्क का क्वेश्चन है, आंसर मैटर करता है। आप डायरेक्ट भी आंसर लिख देंगे तब भी फुल मार्क मिलते हैं। देखो अब इस सर्कल पे फोकस करो, बी डी बराबर बी ए होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, ये भी सॉरी, ये इसने 9 सेंटीमीटर दे रखा है, मैं 1 सेंटीमीटर लिख रहा हूँ, मैं इस 1 को 1 समझ रहा हूँ। बी डी, इसने बी डी पता करने के लिए कहा है, इसने क्या कहा है, बी डी पता करने के लिए। मैं इसे हटा देता हूँ, इसमें मेरे से क्वेश्चन की रीडिंग में मिस्टेक हुई है। तो बी सी बराबर बी डी होना चाहिए, बी ए बराबर बी डी होना चाहिए, यानी कि अगर दोनों ही बी डी के बराबर हैं, अगर ए बी भी बी डी के बराबर है और बी सी भी बी डी के बराबर है, अगर दोनों ही बी डी के बराबर हैं, यानी कि बी सी और ए बी क्या हो जाएंगे, बराबर, ए बी बराबर बी सी हो जाएगा। क्वेश्चन में हमें कहा क्या है, ए बी प्लस बी सी क्या होना चाहिए, ए सी होना चाहिए। ए सी की वैल्यू कितनी दे रखी है, 9 सेंटीमीटर। पूछा क्या है, बी डी। ए बी की जगह क्या लिख सकते हैं हम, बी डी। बी सी की जगह क्या लिख सकते हैं हम, बी डी। बराबर क्या आएगा, 9। जोड़ेंगे क्या आएगा, ट्वाइस ऑफ बी डी, बराबर क्या आएगा, 9। बी डी इक्वल टू क्या जाएगा, 9 डिवाइड बाई 2, यानी कि 4.5 सेंटीमीटर। ठीक है, मैंने इसमें एक स्टेप फालतू भी ले दिया है, आप उसे स्किप कर सकते हैं। इतना सेंटीमीटर यहाँ पर आंसर आ जाएगा, इस स्टेप की कोई ज़रूरत पड़ी नहीं है हमें डायरेक्ट बी सी बराबर बी डी, ए बी बराबर बी डी, जो पूछा था बी डी पूछा था, इसने दोनों को ऐड करा ए सी बनेगा। जब हम ए बी में बी सी ऐड करेंगे तो ए सी बनेगा। ए बी की जगह बी डी लिख सकते हैं, बी सी की जगह बी डी लिख सकते हैं। दो बी डी बराबर अगर 9 है तो एक बी डी बराबर क्या हो जाएगा, एक बी डी बराबर हो जाएगा 4.5 सेंटीमीटर। ओके, अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं, इसको पेज को टर्न कर लेते हैं। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 3 आपसे क्या कहता है, देखते हैं ज़रा। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे कहता है, गिवन फिगर में, फिगर नज़र आ रही है, बिल्कुल नज़र आ रही है। ए बी सी क्या है, एक ट्राइंगल है, सरकम स्क्राइबिंग घेर रहा है किसे, सर्कल को। देन फाइंड, तब पता करो क्या
BC पता करो, फाइंड BC। नज़र आ रहा है? क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़ना, क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग आंसर की अंडरस्टैंडिंग होती है। तो क्वेश्चन नहीं समझा तो कोई फ़ायदा नहीं है आपका क्वेश्चन करने का। देखें, अब 1 मार्क का क्वेश्चन है, ठीक है, आपको मैं दिखा देता हूँ। ये 1 मार्क का क्वेश्चन है, यहाँ देखिए 1 मार्क का क्वेश्चन आपको लिखा नजर आएगा, 1 मार्क का क्वेश्चन। तो 1 मार्क का क्वेश्चन है, ओके। तो इसलिए ज़्यादा एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट आंसर पे फोकस करना। हमें अगर BC पता करनी है तो हमें BL पता लगनी चाहिए, CL पता लगनी चाहिए। BL तो पता लग रहा है 4 सेंटीमीटर, यानी कि जो BN है वही BL के बराबर होगा। जो BN है वो किसके बराबर होगा? BL के बराबर होगा। कारण आपको पता ही है, मैं लिखूंगा नहीं है क्योंकि 1 मार्क का क्वेश्चन है, बस मैं इतना भी लिख रहा हूँ, वरना मैं डायरेक्ट 4 प्लस यहाँ पर 5 कर देता, आंसर आ जाता। 4 सेंटीमीटर ये पता लग गया हमें BL। जब तक CL पता नहीं लगेगा तब तक हमें BC पता नहीं लगेगा। अब CL पे चलते हैं, CL बराबर होगा CM, ठीक है, और CM हमें पता नहीं है। AM बराबर होगा AC, AN, AM बराबर होगा किसके? AN के, यानी कि वो 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो हमें BL तो पता लग चुका है, हमें AM पता लग चुका है 3 सेंटीमीटर होगा। अगर ये 3 है तो CM क्या होना चाहिए? देखें ज़रा, CM बराबर होना चाहिए 8 माइनस इस पूरे में से इसे रब कर दो तो यही तो बचेगा। रब करना मतलब माइनस करना। तो अगर हम AC में से 3 माइनस कर दें, 8 में से 3 माइनस कर दें, 5 आ रहा है, तो हमें CM पता लग गया। अब हमें CM भी पता लग गया, हमें BL भी पता लग गया, तो BC पता करना कोई बड़ी बात रह गई क्या? 4 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर बराबर क्या आ गया? 9 सेंटीमीटर। ये हमारा फाइनल आंसर है। एग्जाम में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आएगा, अगर 1 मार्क का आता है, ऑप्शन से हमें उसे सॉल्व करना होगा, जो बहुत आसान काम होता है। अब अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 4? कोई बता सकता है? क्वेश्चन नंबर 4 कहता है एक एक्सटर्नल पॉइंट P से फिगर ड्रॉ करनी पड़ेगी। करते हैं। एक एक्सटर्नल पॉइंट P से टेंजेंट PA और PB बनाए जाते हैं, सर्कल पर बनाए जाते हैं। सर्कल जिसका सेंटर क्या है? सर्कल जिसका सेंटर O है, सर्कल विद सेंटर O। तो ये हो गया सर्कल, ठीक है, थोड़ा ख़राब सा बन रहा है लेकिन एडजस्ट करें। तो एक टेंजेंट ये है हमारी, जिसे हम कह रहे हैं PA। दूसरी टेंजेंट ये हो गई हमारी, जिसे कह रहे हैं हम PB। ये दोनों टेंजेंट हैं, ठीक है, इतनी बात तो हमने बिल्कुल ठीक ठीक लिख दी है। सेंटर क्या है इसका? सेंटर इसका O है। कहता है अगर PAB यहाँ से यहाँ आना है आपको। अगर एंगल PAB 50 डिग्री है, यहाँ पर कितने डिग्री एंगल बन रहा है? 50 डिग्री। तो फाइंड करो AOB। AOB कहाँ बनेगा? AOB आपसे पूछा गया है ये वाला एंगल, ठीक है, समझ आ रही है? ओ पर एंगल बन रहा है, A और B से साइड आ रही है, एंगल AOB कहाँ बनेगा ये आपसे पूछा गया है, ठीक है। क्वेश्चन करेक्ट कर गया। अब हम कैसे निकालेंगे? देखो आपको पता है यहाँ क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, बन रहा है, इस लाइन को इग्नोर करो, क्वाड्रिलेटरल बन रहा है। आपको पता है यहाँ भी 90 है, यहाँ भी 90 है। अगर ये पता लग गया तो ये पता लग जाएगा, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटर। सारे एंगल को जोड़ने पे क्या आता है क्वाड्रिलेटरल के? 360 आता है। तो हमें ये एंगल पे फोकस करना है। अब देखना से भी ध्यान से, अगर PA बराबर है PB, अगर मैं कहूँ, कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है आपको, ये जो मैं कर रहा हूँ यहाँ पर ये सभी टाइम की बर्बादी है जो मैं यहाँ लिख रहा हूँ। इन ट्राइंगल APB, एक नंबर का क्वेश्चन है, इसमें इतना सब नहीं लिखना होता, डायरेक्ट आंसर होना चाहिए। APB में PA बराबर PB है, PA बराबर किसके है? PB। तो ये एंगल इसके बराबर होना चाहिए। अगर ट्राइंगल की दो साइड बराबर होते हैं, उनके आमने सामने के एंगल बराबर होते हैं, पढ़ रखा है आपने। तो हम कहेंगे एंगल PAB, एंगल PAB, PAB बराबर हो जाएगा किसके? PBA। एंगल PBA बराबर 50 डिग्री। इन तीनों का सम, यानी कि 50 डिग्री प्लस 50 डिग्री प्लस एंगल APB। मैं नाम नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि बहुत टाइम लग जाएगा, ऐसे तो एक नंबर का क्वेश्चन है, मेरे ख्याल से आप कनेक्ट कर पाएंगे। ट्राइंगल के ही एंगल को सम कर रहे हैं, एंगल सम प्रॉपर्टी बोल देंगे इसे। एंगल APB बराबर किसके आ जाएगा देखते हैं। इनको जोड़ो 100 आएगा, प्लस का 100, प्लस की संख्या इधर आती है तो किसकी हो जाती है? माइनस की। स्टेप स्किप कराया मैंने, होप आपको कन्फ्यूज़न नहीं हो रही होगी। 180 माइनस 100 करेंगे तो कितना आएगा? एंगल APB बराबर आ जाएगा 80 डिग्री। हमने कहा था, मैंने कहा था कि हम क्यों पता लगा रहे हैं ये एंगल, ठीक है, फिगर नहीं छुपानी चाहिए थी मुझे, क्योंकि हमें पता है ये एंगल को इसमें जोड़ने के बाद कितना सम आना चाहिए, मतलब कि ये पूरे क्वाड्रिलेटरल में अगर हम देखें, यहाँ 90 है, 90 है, और चारों एंगल का सम क्या आता है? 180। तो लिखते हैं 90 प्लस 90, और ये भी पता लग गया हमें, प्लस 80,
सारे एंगल्स पता लग गए। तो अब हम इस एंगल को पता लगा सकते हैं। मैंने कुछ गड़बड़ करी है क्या? यहाँ पर 80 आ गया, 80 नहीं करिए, देखिए ज़रा, प्लस अभी इस एंगल को नाम इसका एंगल जो इसने पूछा है क्वेश्चन में ए ओ बी ना लिखकर एक्स लिख देता हूँ फिलहाल। ए ओ बी ना लिखकर मैंने एक्स लिख दिया, थोड़ा बाद में लिख देंगे सही नाम, क्योंकि यहाँ पर आंसर मैटर करता है। 360 आना चाहिए। इनको जोड़ें कितना आएगा? 90 90 180, 180 में 80 ऐड करें, 180 में 80 ऐड करेंगे तो आपका 260 आएगा। आप सभी ऐड करके देख सकते हैं। एक्स बराबर किसके आ जाएगा? 360 माइनस 260 बराबर 100 डिग्री। यानी कि एंगल जो भी इसने पूछा था, ए ओ बी पूछा था, एंगल ए ओ बी यहाँ देख सकते हैं, इक्वल टू किसके आ जाएगा? 100 डिग्री। देखो मैं क्वेश्चन को कभी भूलता नहीं हूँ, कोशिश करता हूँ दिमाग में ही क्वेश्चन रहे। अगर भूल गया हूँ तो बार बार यहाँ देखता रहता हूँ, आपको भी दिखा रहा हूँ। तो ऐसे ही आपको एग्जाम में करना होता है। क्वेश्चन पर क्लोज आई रखें, जब चीज़ें समझ ना आए तो क्वेश्चन को देखें। अगले क्वेश्चन पर मूव करते हैं। हमने 4 क्वेश्चन करें और हमें 12 मिनट लगे, यानी कि 4 नंबर का क्वेश्चन हमने 12 मिनट में करें, विद एक्सप्लेनेशन मैंने लिखा है। इन क्वेश्चन को आप आराम से 5-6 मिनट में कर सकते हैं, ठीक है, इससे कम में भी कर सकते हैं, बट ज़्यादा जल्दी करके भी क्या फ़ायदा, ठीक है। आपको 80 नंबर का पेपर करने के लिए 180 मिनट मिलते हैं, तो आपको ध्यान रखना है, बहुत जल्दी भी नहीं करना है कि कैलकुलेशन गलत कर दी। स्टार्टिंग से ही कैलकुलेशन को सही रखने की कोशिश करें। ओके, अब हम क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या कहता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, बी सेक्शन शुरू हो गया, यानी कि 2 मार्क का। कहता है अगर एंगल बिटवीन टू टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, फिगर जरूर बनाते चलें, ठीक है। हर किसी के दिमाग में फिगर नहीं बनती है, गलत भी बन जाती है कभी कभी। कह रहा है एक एक्सटर्नल पॉइंट से पी मान लिया ऐसे, 2 टेंजेंट ड्रॉ करे गए हैं। चलो इसको नाम दे देते हैं, इसने लिखा नहीं है फिर भी। 2 टेंजेंट ड्रॉ करे गए हैं, कर दिए ड्रॉ, ठीक है, टू अ सर्कल ऑफ रेडियस क्या, यहाँ तो कुछ लिखा ही नहीं है, आगे कुछ लिखा है ए, ऑफ रेडियस ए, रेडियस ए लिख दिया। क्वेश्चन को इसने थोड़ा अलग गलत तरीके से लिख रखा है, यहीं पे ए लिख देता तो हमें कनेक्ट कर जाता, रेडियस ए दे रखी है, लेकिन लिखा नहीं, कोई बात नहीं, हम लिख देते हैं। रेडियस इसका ए दे रखा है, एंड सेंटर क्या दे रखा है? ओ, सेंटर ओ दे रखा है, ठीक है, इस 60 डिग्री। कहता है एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स, ये जो टेंजेंट्स नजर आ रहे हैं आपको, ये 2 टेंजेंट्स, इनके बीच का एंगल कितना है? 60 डिग्री। और इसके बाद जो है, देखो ध्यान से सुनना, एंगल्स बिटवीन टू टेंजेंट्स इस 60 डिग्री, ये हमारा सेंटेंस है, एक्चुअल सेंटेंस। इसके बाद जो लिखा है ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, यहाँ से लेकर एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ करे गए हैं, जिस सर्कल की रेडियस ए है, सेंटर ओ है, ये सारी चीज़ें हमें बता रखी हैं उस सर्कल के बारे में, जिस सर्कल के ऊपर टेंजेंट बने। हमें मेन मीनिंग निकालना आना चाहिए। मेन मीनिंग क्या है यहाँ देखिए, इफ एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स, नज़र आ रहा है, यहाँ तक हमें समझ आ रहा है। और इसके बाद क्या, इसके बाद सिर्फ इतना नज़र आना चाहिए आपको जो मैं दिखा रहा हूँ, इस 60 डिग्री, एंगल कितना है उनके बीच में? 60 डिग्री नज़र आ रहा हो, इस 60 डिग्री। तो ऐसे क्वेश्चन के टुकड़े कर देते हैं जब हमारी इंग्लिश वीक होती है, जो जितना जितना समझ आ रहा है उतना लिखते रहेंगे। कहता है फाइंड ओपी, ओपी पता करने की कह रहा है, ओपी पता करने की कह रहा है, तो हम कहेंगे ये लेंथ पता करने की कह रहा है, ओपी किसके बराबर होगी? ओके, यहाँ पे भी ए होनी चाहिए, लिख देते हैं। तो हमसे ओपी पता करने की कही है, अब कैसे पता करें? देखो हमें एक ही साइड दे रखी है, हमें पता है यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनेगा, और हमें पता है ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट भी होते हैं, ठीक है। जब हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो ट्राइंगल क्या होते हैं? कॉन्ग्रेंट। अब 2 मार्क का क्वेश्चन है, अब कॉन्ग्रेंट करने नहीं बैठ जाएंगे यहाँ पर कि चलो कॉन्ग्रेंट भी कर दे। ट्राइंगल ए पी ओ कॉन्ग्रेंट हो जाएगा, ज़्यादा मार्क का होता तो कॉन्ग्रेंट करके दिखाते हैं, वरना आप एज्यूम करेंगे। बी पी ओ, ये दोनों ट्राइंगल तो कॉन्ग्रेंट होने ही वाले हैं, आपको पता है होते ही हैं कॉन्ग्रेंट। जब हम ये वाली थ्योरम प्रूव करते हैं, सेकंड वाली जो मैंने भी लिखी थी यहाँ पर, जब हम सेकंड थ्योरम प्रूव करेंगे तो इसमें हम कंस्ट्रक्शन करते हैं, इसे ज्वाइन करते हैं, इसे ज्वाइन करते हैं, इसे ज्वाइन करते हैं, इसे ज्वाइन करते हैं, और फिर दिखाते हैं दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रेंट, ठीक है। एनसीईआरटी में चेक कर सकते हैं फिलहाल। अगर ये कॉन्ग्रेंट है तो ये वाला एंगल इसके बराबर होना चाहिए, ये भी बात समझ रहे हैं आप, यानी कि दोनों 30-30 हो जाएंगे। अगर ये पूरा 60 है, इसलिए हम कह सकते हैं एंगल ए पी ओ बराबर क्या हो जाएगा? हाफ ऑफ एंगल 60 डिग्री, यानी कि 30 डिग्री हो जाना चाहिए, या हाफ ऑफ एंगल ए पी भी हो जाना चाहिए। ये भी बात समझ गए हम। अब देखो एक ट्राइंगल के अंदर आपको एक साइड पता है ए ओ, और एंगल पता है 30 डिग्री। 30 डिग्री एंगल में आपको सबसे बड़ी साइड निकालनी है, हाइपोटेन्यूस निकालना है। इसके सामने वाली साइड दे रखी है, यानी कि परपेंडिकुलर दे रखा है, और हाइपोटेन्यूस निकालना है।
कैसे निकालते हैं अगर हमें हाइपोटेन्यूस निकालना हो परपेंडिकुलर अगर गिवन है, ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करके, क्योंकि एक ही साइड गिवन, एक से ज़्यादा साइड देता तो पाइथागोरस थ्योरम लगा लेते। अगर उसने ये दे दिया होता पी ए टेंजेंट की लेंथ कितनी है, तो हम पाइथागोरस थ्योरम लगाकर तुरंत निकाल देते आंसर, किसी से कुछ पूछने की जरूरत नहीं, एंगल भी नहीं देखते क्या है। लेकिन एंगल दिया है, एक साइड दी है, तो कनेक्ट करना चाहिए, ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई हो सकती है जब एक साइड हमें पता है। और हमें पता है जब थीटा के सामने वाली साइड हमें गिवन है तो उसे कहते हैं परपेंडिकुलर, और सबसे बड़ी साइड को हाइपोटेन्यूस कहा जाता है जो इसने निकालने की गई है। तो हम यहाँ लिखेंगे साइन 30 डिग्री इक्वल टू होता है पी अपॉन एच, और यहाँ पी क्या रहेगा, ए ओ, एच क्या रहेगा, पी ओ, ठीक है, या वो लिख देते हैं ओ पी जो इसने क्वेश्चन में कहा था, ठीक है। साइन 30 की वैल्यू सबको पता होनी चाहिए, क्या होती है 1/2। ए ओ की वैल्यू, ए ओ की वैल्यू, ए ओ तो रेडियस है, तो ये हो जाएगी ए, ठीक है। रेडियस बराबर क्या दे रखी है इसने, रेडियस बराबर ए दे रखी है। एंगल दे रखा है हमें ए पी बी, लिख देते हैं यहाँ पर कितना 90 डिग्री। ये सारी बातें की बना है, ये वी हैव। अब देखिए यहाँ पर लिखेंगे ओ पी, अगर मैं ए की मल्टीप्लाई 2 से करा दूँ, ओ पी की 1 से करा दूँ, तो क्या होगा देखते हैं ज़रा। ओ पी इक्वल टू हो जाएगा 2a, ओ पी की 1 से कराओगे ओ पी रहेगा, 2 की ए से कराओगे 2a, फिनिश। ये हो चुका है। आप कहेंगे सर ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हैं, ये भी आपने ऐसे लिख दिया, एंगल भी हाफ करके दिखा दिया, ट्रिग्नोमेट्री लगा दिए, कुछ तो लिखो। चलो चाहो तो यहाँ पे लिख दो इन ट्राइंगल ए पी ओ, बस, इससे ज़्यादा कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं, कि 2 मार्क का क्वेश्चन है। टीचर ये नहीं एक्सपेक्ट करेंगे आप ट्राइंगल भी कॉन्ग्रेंट दिखाओ, फिर इनको ऐड कर कर दिखाओ, फिर इनका इनको मतलब कन्वर्ट करके दिखाओ, ये इसमें कन्वर्ट करके और फिर ऐड कर कर इनका ट्वाइस करके फिर हाफ करके दिखाओ। इतना एक्सपेक्टेशन टीचर्स की नहीं रहती। मार्क्स भी मैटर करते हैं, कितने मार्क्स का क्वेश्चन बना है। अभी यही क्वेश्चन आपसे 3 मार्क्स में पूछ लेगा या 4 मार्क्स में पूछ लेगा, तो आप कॉन्ग्रेंट करके दिखा दो ट्राइंगल को, एंगल बता दो हाफ होगा, फिर ट्रिग्नोमेट्री से इतने के लिए आपको 1 नंबर मिलेगा, आप दिखा सकते। तो 1 नंबर यहाँ मिल रहा है आपको, आधा नंबर यहाँ, आधा नंबर यहाँ, आधा नंबर यहाँ, आधा नंबर यहाँ, ऐसे करके आपके 4 नंबर हो जाते हैं। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, आगे देखते हैं। अब आपसे क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है, 5 तो हो गया सॉरी, क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है फाइंड एक्स, फिर एक्स वाला क्वेश्चन आ गया। एक्स वाले क्वेश्चन ना हर चैप्टर में पूछे जाते हैं। एक्स की वैल्यू निकालो, के की वैल्यू निकालो, ए बी की वैल्यू निकालो, और बच्चे भागते रहते हैं इन क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, ठीक है, ये विजिबल नहीं है, इसको थोड़ा सा और नीचे करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमसे क्या कहता है, देखें ज़रा। कहता है फाइंड द एक्स, एक्स पता करना है इस फिगर में। मैंने कहा एक्स की वैल्यू तब तक नहीं कब तक नहीं आती जब तक इक्वेशन में ना आ जाए एक्स। और देखो एक्स की यहाँ 3 साइड दे रखी हैं, पी ए, पी ओ और ए ओ, और आपको पता है 90 डिग्री का एंगल बनेगा। क्या जब 90 डिग्री का एंगल बन रहा हो तो तीनों साइड के बीच में रिलेशन होता है, यस, पाइथागोरियन रिलेशन होता है, या पाइथागोरस ने जो रिलेशन दिया था वो रिलेशन होता है। क्या रिलेशन होता है इनके बीच में, पाइथागोरस ने क्या बताया था, देखो पहले लिखता हूँ मैं। इन ट्राइंगल ए पी ओ, इस ट्राइंगल में, ए पी ओ ट्राइंगल में अगर हम देखें, क्या एंगल ओ ए पी 90 होगा। एंगल ओ ए पी, ए पर एंगल बन रहा है, साइड आ रही है, ए पे एंगल बन रहा है, पी और ओ से साइड आ रही है, ओ ए पी लिख दो या पी ओ पी, बराबर कितना होगा 90 डिग्री। कारण क्या रहेगा, रेडियस टू पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट और टेंजेंट इस परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। ओके, छोटा करने के लिए आप सिर्फ इतनी भी लाइन लिख सकते हैं, इस यहाँ से यहाँ तक के पार्ट को लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये जो है ये वाले पार्ट को लिखने की ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट ब्रैकेट बंद कर दो, आपका चल जाएगा। अब देखो बाय पाइथागोरस, पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या कह सकते हैं हम कह सकते हैं ए ओ का स्क्वायर, छोटी साइड का स्क्वायर, प्लस छोटी साइड का स्क्वायर किसके बराबर होगा, पी ओ के स्क्वायर की। ए ओ बराबर क्या है, ए ओ बराबर है एक्स, एक्स का स्क्वायर, प्लस ए पी बराबर कहेंगे एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू पी ओ, पी ओ बराबर एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब इक्वेशन में आ गई, सॉल्व कर कर वैल्यू निकालनी। कुछ बच्चे इसे उड़ा देते हैं सबको एक साथ, ऐसे नहीं करना, ठीक है, अलग ही दोनों। ये होल स्क्वायर खोलते हैं, एक्स स्क्वायर यहाँ पर खोल, एक्स स्क्वायर तो कॉपी करा, इसको ए माइनस बी का होल स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर, प्लस बी स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर, माइनस 2 ए बी इक्वल टू, अब यहाँ पे करेंगे ए स्क्वायर यानी कि एक्स का स्क्वायर, प्लस बी स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर, प्लस 2 ए बी। ओके, ब्रैकेट बंद करेंगे, एक्स स्क्वायर दोनों जगह हटा दो, यहाँ एक्स स्क्वायर बचेगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है,
एक काम करते हैं, इसको भी हटा ही देते हैं, बार बार क्या लिखना, 1 का स्क्वायर दोनों तरफ इकट्ठे आना चाहिए। -2x, इसे लिखेंगे -2x, यहाँ क्या लिखेंगे प्लस का 2x। अब इसको इधर ले आते हैं, एक्स स्क्वायर -2x इक्वल टू 0, सेम लाइक टर्म जुड़ जाएंगी, -4x इक्वल टू 0, एक्स कॉमन आ जाएगा, x-4 बराबर क्या हो जाएगा 0। ठीक है, इसको यहीं पे फिनिश कर लेते हैं। ओके, तो देखते हैं ज़रा, तो हम यहाँ देख रहे हैं x को भी हम 0 के बराबर दिखा सकते हैं, यहाँ से इधर से x को भी 0 के बराबर दिखा सकते हैं एक बार, और एक बार x-4 को भी 0 के बराबर दिखा सकते हैं। -4 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 4, तो x की वैल्यू है तो 4 आएगी, 0 0 तो पॉसिबल है नहीं, 0 तो लेंथ है ही नहीं यहाँ पर, तो x मस्ट बी इक्वल टू, नॉट पॉसिबल, फिगर में जब इसने, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है ना कि 0 सेंटीमीटर एक सर्कल ही पॉसिबल नहीं है 0 सेंटीमीटर पे, तो ये भी पॉसिबल नहीं है, फिर एक लाइन बन जाएगी। x इक्वल टू क्या होना चाहिए 4 सेंटीमीटर होना चाहिए। ठीक है, आगे मूव करते हैं, आप डायरेक्ट यहीं पे भी लीव कर जाएंगे तो आपका ठीक हो जाएगा आंसर, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब क्या देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 भी ये भी क्वेश्चन है, ठीक है, कुछ समझ आएगा। क्या कहता है आपसे, क्वेश्चन विजिबल है आपको, देखें। क्वेश्चन कहता है दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं विद सेंटर ओ, सेंटर ओ के साथ दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल है, आपको नजर भी आ रहे होंगे, सर्कल 1 और सर्कल 2। ठीक है, थोड़े टेढ़े मेढ़े सर्कल बन रहे हैं बट काइंडली एडजस्ट। कहता है दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल है जिसका सेंटर ओ है, ये तो नजर आ गया, जिसकी रेडियस, बड़े वाले की रेडियस क्या दे रखी है इसने 6, बड़े वाले सर्कल की रेडियस यहाँ से यहाँ तक की अगर हम रेडियस की बात करें कितनी है 6 सेंटीमीटर, और छोटे सर्कल की रेडियस कितनी दे रखी है 3 सेंटीमीटर। बात क्लियर एकदम। कहता है फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, एक एक्सटर्नल पॉइंट से, यहाँ नजर आ रहा होगा पी, एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट्स पी ए बनाया जाता है और पी बी ड्रॉ करा जाता है जैसा कि फिगर में दिखाया गया है। तो पी ए दिखाया गया है टेंजेंट, पी बी दिखाया गया है टेंजेंट जैसे कि फिगर में दिखाया गया, और इनको ज्वाइन करके भी दिखा रखा है। कहता है इफ ए पी बराबर 10 सेंटीमीटर, अगर ए पी बराबर 10 सेंटीमीटर है तो बी पी पता करो, बी पी पता करना है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 एक इजी क्वेश्चन है। ठीक है, कैसे इजी क्वेश्चन है देखें ज़रा, हमें पी ए दे रखा है 10 सेंटीमीटर और हमें पता है यहाँ 90 डिग्री एंगल बनता ही है। ठीक है, एंगल बी ए पी बराबर क्या होना चाहिए, पहले लिख देता हूँ, चलो ए पी बराबर क्या दे रखा है हमें, गिवन में लिख देते हैं ऐसे करके, गिवन ए पी बराबर क्या दे रखा है 10 सेंटीमीटर, ए ओ बराबर क्या दे रखा है, ए ओ बड़े सर्कल की रेडियस है 6 सेंटीमीटर, बी ओ बराबर क्या दे रखा है छोटे सर्कल की रेडियस 3 सेंटीमीटर। पूछा क्या है टू फाइंड, फाइंड करना है हमें बीपी, बीपी हमें पता करना है। ठीक है, कैसे करेंगे देखें, देखो अगर छोटे वाले ट्राइंगल में हम देखें ध्यान से, इस वाले ट्राइंगल में, ठीक है, इस वाले ट्राइंगल में बीपी आ रहा है, आ रहा है, क्या हमें एपी पता है, पता है, क्या हमें ए बी पता है, ए बी तो निकाल सकते हैं, ए ओ में से अगर हम देखें, अगर मैं ए ओ में से बी ओ माइनस करता हूँ तो मुझे ए बी मिलता है नहीं मिलता, यानी कि अगर मैं क्या करूँ, ए ओ मतलब 6 में से क्या घटा दूँ 3, तो पता क्या लगेगा 3 सेंटीमीटर, तो ए बी इक्वल टू क्या हो गया 3 सेंटीमीटर हो गया। ऐसे ही देखिए, ठीक है, इसको थोड़ा और ऊपर कर देते हैं, तो ए बी बराबर 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। हमें पता है एंगल बी ए पी कितना होना चाहिए, एंगल बी ए पी या फिर ओ ए पी लिख देते हैं फिलहाल, ओ ए पी इक्वल टू होना चाहिए 90 डिग्री, कारण आपको पता ही है, रेडियस टू पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, रेडियस टू द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। ओके, अब देखें कौन से वाले ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल ए बी पी, राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है ए बी पी, बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम पूरा ही लिख देता हूँ मैं, बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम से आप क्या कह सकते हैं, ए बी का स्क्वायर, थोड़ा हटाते हैं, ए बी का स्क्वायर प्लस ए पी का स्क्वायर इक्वल टू किसके आना चाहिए बी पी का स्क्वायर। ए बी क्या है हमारा, ए बी है हमारा
ए बी हमने कितना निकाला था 3 सेंटीमीटर यानी कि 3 का स्क्वायर प्लस ए पी कितना है हमारा 10 का स्क्वायर इक्वल टू बी पी स्क्वायर क्या है बी पी तो निकालना है 3 का स्क्वायर 9 होता है 10 का स्क्वायर 100 होता है और अगर स्क्वायर उधर जाएगा तो अंडर रूट हो जाएगा अंडर रूट भी कर देते हैं तो बी पी इक्वल टू क्या जाएगा जोड़ दो अंडर रूट 109 आ जाएगा और इसको तो सॉल्व भी नहीं कर सकते ये तो एक प्राइम नंबर है यानी कि इससे ज़्यादा आंसर पॉसिबल है कुछ मेरे ख्याल से इससे ज़्यादा आंसर पॉसिबल नहीं है हम चाहें तो डेसिमल में इसे निकाल सकते हैं लेकिन इसने कहीं नहीं कहा क्वेश्चन में कहीं नहीं लिखा अप्रॉक्सीमेटली निकालो तो अगर आप इतना भी आंसर लिख कर आते हैं कि बी पी इक्वल टू अंडर रूट 109 सेंटीमीटर होना चाहिए तब भी ठीक माना जाएगा आपके नहीं सर इसको तो डेसिमल में निकालो तो आपको लॉन्ग डिवीज़न से डेसिमल में निकालना पड़ेगा 109 लिखना पड़ेगा पेयर बनाने पड़ेंगे सबसे पहला नंबर 1 ही है जो परफेक्ट स्क्वायर है यहाँ 1 लिखना पड़ेगा 1 में से 1 घटाएंगे 0 1 और 1 को ऐड करेंगे 2 और हम अगर दो जी को नीचे उतारें अगर मैं यहाँ 1 भी लिखूँगा 1 तो 21 की 1 से मल्टीप्लाई करके 21 आता है पर यहाँ तो 9 लिखा है तो हमें क्या ज़रूरत है हमें ज़रूरत है यहाँ पर एक ज़ीरो लगाने की और हम एक ज़ीरो लगा सकते हैं यहाँ पे पता है कैसे पॉइंट लगा कर ओके ज़ीरो लगा दिए अब देखो यहाँ पे 2 लिखेंगे तो 42 हो जाएगा अगर हम 3 लिखेंगे तो 69 हो जाएगा अगर 4 लिखेंगे अगर हम 4 लिखते हैं यहाँ पे 4 लिखते हैं तो मल्टीप्लाई करो 96 तो 4 नियर आ रहा है तो अप्रॉक्सीमेटली अगर हम देखें तो यहाँ 4 लिख सकते हैं क्योंकि ये काफ़ी नियर आ जाएगा 96 के तो हम इसे 10.4 सेंटीमीटर अप्रॉक्स बोल सकते हैं अगर आपका मन नहीं मान रहा है उसके लिए मैंने बता दिया आपको ठीक है आप कह रहे हैं सर 3 क्यों नहीं लिखा 3 लिख दो फिर इसके बाद 9 आ जाएगा 9 या 8 आ जाएगा राउंड ऑफ करके यही आएगा लगभग अप्रॉक्स में निकाल ले तो निकाल सकते हैं और क्वेश्चन ने कहा नहीं है क्वेश्चन की डिमांड यहीं पर खत्म हो जाती है अगले क्वेश्चन को देखते हैं ये पेज भर गया इसे साइड में रखते हैं अगला क्वेश्चन हमसे क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 9 अब सेक्शन सॉरी क्वेश्चन नंबर 8 अब हमारा अगला सेक्शन शुरू हो गया है सेक्शन सी यानी कि 3 मार्क का क्वेश्चन है ओके यहाँ प्रॉपर तरीके से लिखेंगे सारी चीज़ों को गिवन फिगर में ए बी एक टेंजेंट है सर्कल पर विद सेंटर हो सर्कल ए बी टेंजेंट के साथ है और टेंजेंट कहाँ पर है पी पर है ठीक है इन द गिवन फिगर ए बी इज टेंजेंट टू सर्कल सर्कल पर टेंजेंट है जिसका सेंटर क्या है ओ प्रूफ करना है एंगल बी पी क्यू बी पी क्यू एंगल बी पी क्यू ये वाला एंगल नजर आ रहा है फिगर बना लेता हूँ एक बार ए बी पी इसे क्यों मान लेते हैं गिवन क्या है गिवन है ए बी इज अ टेंजेंट ए बी एक टेंजेंट है ठीक है टेंजेंट कहाँ पर है टेंजेंट टू सर्कल विद सेंटर हो सर्कल विद सेंटर हो टू प्रूव प्रूफ क्या करना है कोई बता सकता है हमें दो एंगल बराबर दिखाने हैं बी पी क्यू एंगल बी पी क्यू इस वाले एंगल को एंगल बी पी क्यू किसके बराबर दिखाना है पी आर क्यू आर पर एंगल बन रहा है पी और क्यू से साइड आ रही है यानी कि इस वाले एंगल के एंगल पी आर क्यू यहाँ तक क्लियर ये हमें प्रूफ करना है अब मैं एक बात आपसे हमेशा कहता हूँ ज्योमेट्री में जब भी आप प्रूफ करना चाहते हैं ना किसी भी चीज़ को ज्योमेट्री में प्रूफ करना चाहते हैं वो अपने आप में प्रूफ है आपको बस साथ में लाना है इन दोनों एंगल को साथ में लाने का तरीका ढूंढ लो हो जाएगा फिनिश क्या आपको पता है ओ पी परपेंडिकुलर होगा ए बी पर ओ पी परपेंडिकुलर होगा ए बी पर ये बात तो आप जानते होंगे क्यों जानते हैं कि ये ओ पी ए बी परपेंडिकुलर है क्योंकि रेडियस बन रही है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पर तो आप जान रहे हैं एंगल ओ पी बी जो है वो परपेंडिकुलर आएगा 90 डिग्री का एंगल आएगा एंगल ओ पी बी 90 डिग्री का एंगल आएगा क्योंकि रेडियस टू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इज परपेंडिकुलर ये मैंने आपको बताया तो यहाँ से क्या होगा ये दोनों जुड़ जाएंगे ओके इसका लिंक देखो ट्राइंगल के 3 एंगल के साथ है इन तीनों एंगल का सम कितना होगा इन तीनों एंगल का सम 180 होगा इन तीनों का एंगल का सम 180 होगा और तीनों का 180 है यहाँ पर 90 बनना चाहिए पता है आपको क्यों बनना चाहिए क्योंकि डायमीटर है अगर डायमीटर किसी भी सेगमेंट में चाहे इधर कहीं भी एंगल बनाएगा इसे एंगल ऑफ सेमी सर्कल कहते हैं और ये 90 डिग्री के बराबर होता है तो एक बात यहाँ समझ आ रही है यहाँ 90 डिग्री होगा यहाँ 90 डिग्री है तो यहाँ से ये तीनों एंगल जुड़ सकते हैं और 180 के बराबर दिखा सकते हैं 90 को दूसरी तरफ भेज सकते हैं कुछ लिंक बन सकता है और एक बार इनका यानी कि ये हमारा लिंक का काम करेगा एंगल
एक्चुअल में। तो हम क्या करने वाले हैं, देखो सारी बातें प्रॉपर तरीके से लिखेंगे। पहले पहले यहाँ पे इसी को ख़त्म कर लेते हैं, ट्राइंगल वाले पार्ट को। एंगल आर क्यू पी लिखेंगे, एंगल पी क्यू आर या आर क्यू पी बराबर होना चाहिए पी क्यू आर, लिख देते हैं प्रॉपरली 90 डिग्री। कारण क्या लिखेंगे, एंगल ऑफ सेमी सर्कल, सेमी सर्कल के ये एंगल है, ठीक है। ऐसे देखो इन ट्राइंगल, कौन से ट्राइंगल में, पी क्यू आर में, पी क्यू आर ट्राइंगल के अंदर अगर आप देखें एंगल पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल क्यू आर पी या फिर पी आर क्यू लिख सकते हैं, एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल क्यू पी आर लिख सकते हैं, एंगल क्यू पी आर बराबर किसके होना चाहिए 180। कारण क्या रहेगा, एंगल सम प्रॉपर्टी। अब देखो प्रॉपर लिख रहा हूँ सारी चीज़ें, क्योंकि अब 3 मार्क का क्वेश्चन है, कहीं पे भी आधा नंबर कट सकता है, पता भी नहीं लगेगा। एंगल पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर कितना होना चाहिए 90, ये तो पता है हमें, इन दोनों का नहीं पता, तो इनका सिर्फ नाम लिख लेते हैं 180। अब क्या कर सकते हैं हम, 90 को उधर भेज कर माइनस कर सकते हैं, एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल क्यू पी आर इक्वल टू क्या आ जाएगा 180 माइनस 90, और माइनस करेंगे 90। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, हमने ट्राइंगल वाला पार्ट तो खत्म कर दिया। अब देखो एंगल ओ पी बी या पी ओ पी बी ओ, अगर मैं कहूँ एंगल पी बी ओ या फिर एंगल मैं कहूँ बी पी क्यू, कुछ भी कह सकते हैं, जो भी यहाँ लिखा है वो कह देते हैं। बी पी क्यू लिखा था ना इसने, बी पी क्यू तो इधर है, चलो इसे ओ पी बी कह देते हैं। एंगल ओ पी बी इक्वल टू होना चाहिए 90। कारण क्या देंगे, क्योंकि ओ पी परपेंडिकुलर है ए बी पर, इसलिए 90 होगा, ठीक है। और डेट इज रेडियस टू पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, रेडियस किस पर, टू पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, इतना भी चल जाएगा वैसे, रेडियस टू पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट कीजिएगा। ये तो हमें नजर आ रहा है। अब ये है तो देखो ये एंगल दो एंगल से बन रहा है, पूरा एंगल दो एंगल से बन रहा है, ओपीबी कहेंगे इसे एंगल। यहाँ पे नाम देखते हैं, क्या नाम लिखते हैं इसका, इसका नाम जो है हम आर पी क्यू भी लिख सकते हैं, क्यू पी आर भी लिख सकते हैं। मैं क्यू पी आर लिख रहा हूँ क्योंकि पहले भी लिख चुका हूँ इस एंगल का नाम में, एंगल क्यू पी आर। तो हम लिखने वाले हैं एंगल क्यू पी आर प्लस एंगल बी पी क्यू, ठीक है, बी पी क्यू, बी पी क्यू को जोड़ने के बाद कौन सा एंगल बनेगा, उसके बाद एंगल बनेगा, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, कौन सा एंगल बनेगा, ये पूरा एंगल बनना चाहिए, ठीक है, ये ढक गया ये। जब इन दोनों एंगल को जोड़ेंगे तो पूरा एंगल बनेगा, इसे कहेंगे हम एंगल ओ पी बी, ठीक है, बराबर किसके आएगा 90। इसको मान लो इक्वेशन 2। अब देखो दोनों इक्वेशन में क्या हो रहा है, 90 के बराबर है, एल एच एस किसके बराबर है 90 के, यहाँ भी एल एच एस किसके बराबर है 90 के, तो ये दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। आप सर्कल मत करिए ना एग्जाम में, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 1 एंड 2 से क्या कह सकते हैं, लेफ्ट बराबर लेफ्ट, एंगल पी आर क्यू बराबर एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल क्यू पी आर किसके इक्वल रहेगा, इक्वल रहेगा एंगल क्यू पी आर प्लस एंगल बी पी क्यू। देखो जरा एक बात आपको नजर आ रही होगी, इसमें एक चीज कॉमन है, दोनों तरफ कट जाएगी और हो गया प्रूफ, हो गया। आप कहेंगे बड़ी आसानी से हो गया है, तो हमने कोशिश करी सबको साथ में लाने की, और जो जो लिंक बन रहा था वो लिंक बना दिया। दोबारा बताता हूँ मैं, देखो मैंने करा क्या, मैंने कहा ट्राइंगल का सम होकर हमें एक एंगल तो पता है और ये एंगल बचेगा फिर, और एक इक्वेशन बन जाएगी जिसमें 90 डिग्री एंगल आ रहा होगा, सबका सम करना है, एक एंगल पता है उधर चला जाएगा तो एक इक्वेशन बनेगी 90 वाली। फिर मैंने देखा 90 वाली इक्वेशन तो यहाँ भी बन रही है और लिंक दोनों में सेम ही है, ये वाला जो एंगल है क्यू पी आर ये दोनों में बन रहा है, तो कुछ ना कुछ होगा जिससे हट जाएगा, लिंक बन रहा है। तो मैंने दूसरी इक्वेशन बना ली, ठीक है, इस पूरे एंगल को तोड़कर दूसरी इक्वेशन बना ली 90 के बराबर, फिर मैंने दोनों को एक दूसरे के इक्वेट करा दिया और हमारा ऐसे ही प्रूव हो गया। ठीक है, होप आपको समझ आया होगा, एक बार खुद ट्राई करें, देखकर आपको ज्योमेट्री कभी समझ नहीं आएगी, कर कर आएगी, तो करके इसको समझने की कोशिश करें। अब अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, ये एनसीईआरटी का एज इट इज क्वेश्चन लिखा हुआ है, बस थोड़ा सा चेंज है, इसने क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए एक वैल्यू दे दी है। क्वेश्चन एनसीईआरटी का एज इट इज क्वेश्चन है, बट इसने हमें आसान बना दिया है क्वेश्चन का, ठीक है, कुछ वैल्यू उसको देकर। और वो कुछ वैल्यू क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वैल्यू जिसके लिए हमारा दिमाग खराब हो जाता है निकालने में। ओके, वही वैल्यू उसने क्या कर रखी है, गिवन दे रखी है, कौन सी वैल्यू, एरिया, ठीक है। अच्छा आपको क्वेश्चन तो नजर ही नहीं आ रहा, सॉरी, एक मिनट, मैंने ये तो देखा ही नहीं कि आपको क्वेश्चन नजर नहीं आ रहा, खुद बताया जा रहा हूँ। देखिए ऐसा क्वेश्चन आपने देख रखा है एनसीईआरटी में, नहीं
12th क्वेश्चन 10.2 एक्सरसाइज का यही दे रखा है सेम। अगर आप देखें यहाँ पे पढ़ना, अगर आपको सेम नजर आएगा। गिवन फिगर में ए बी सी एक ट्राइंगल है जो ड्रॉ करा गया है सरकमस्क्राइब करते हुए। ए बी सी एक ट्राइंगल है जो सर्कल को सरकमस्क्राइब करते हुए, घेरते हुए ड्रॉ करा गया है, जिसकी रेडियस 3 है। एक तो ये रेडियस चेंज करी है इसने, क्या चेंज करी है? रेडियस। यहाँ पर रेडियस कितनी है? 3 सेंटीमीटर, आपको नजर आ रहा होगा 3 है अभी यहाँ। ठीक है। सच डैट सेगमेंट बी डी डी सी, जो बी डी और डी सी हैं, एक किस में टूटते हैं? ये टू इज डिवाइडेड बाय द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट डी, डी के द्वारा तोड़ दिए जाते हैं 6 और 8 सेंटीमीटर में। 6 सेंटीमीटर और 8, ये नजर आ रहा होगा आपको रिस्पेक्टिवली। फाइंड द साइड ए बी, ए बी साइड कह रहा है, कौन सी साइड निकालनी है? ए बी। इफ एरिया गिवन दे दिया, बड़े ट्राइंगल का एरिया दे दिया। अगर आपने एनसीईआरटी का क्वेश्चन कर रखा है तो आपको पता होगा कितना लेंथी क्वेश्चन होता है। ठीक है, लेकिन ये क्वेश्चन हमारा लेंथी नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा, एक बार चेक करते हैं क्यों नहीं रहेगा। ठीक है, देखें ज़रा। तो हम इसमें पहले इन्फॉर्मेशन, जो फिगर जो बन रही है उससे बना लेते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, ताकि हमें बार बार फ़ोन को ना देखना पड़े। तो पहले सर्कल बनाते हैं, चाहे ट्राइंगल ही आपको क्यों ना नज़र आ रहा है भाई, लेकिन बनाना क्या है? सर्कल बनाना है। ठीक है, ये लाइन एक्स्ट्रा हो गई है, इसको इग्नोर करें। नाम क्या है? ए बी सी, यहाँ डी लिखा है, यहाँ पर 6 सेंटीमीटर है, यहाँ पर 8 सेंटीमीटर है, यहाँ पर एफ लिखा है, यहाँ पे ई लिखा है। गिवन में क्या क्या लिखेंगे? गिवन में वही लिखेंगे। बी डी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर है, सी डी इक्वल टू 8 सेंटीमीटर है। रेडियस कितनी दे रखी है? रेडियस हमें 3 सेंटीमीटर दे रखी है। और अगर हम कहें टू फाइंड, सॉरी एक चीज़ और रह गई, एरिया कितना दे रखा है? एरिया ए बी सी, ट्राइंगल भी ना लिखें तो चलता है, 63 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है। क्या फाइंड करना है? टू फाइंड, फाइंड करना है हमें ए बी, ए बी हमें फाइंड करना है। ठीक है, इसके लिए एक छोटी सी कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं, आपको याद भी होगा कौन सी कंस्ट्रक्शन करते हैं। जॉइन एफ ई, सॉरी एफ ओ और ई ओ। ठीक है, यहाँ ओ लिखना भूल गया है यहाँ पर, तो हमने ओ लिख दिया यहाँ पर। तो हम लिख देंगे कंस्ट्रक्शन में क्या लिखेंगे? जॉइन, किनको जॉइन करना है? ओ एफ एंड ओ ई। देखो ओ एफ इक्वल टू ओ ई इक्वल टू ओ डी होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? ओ एफ इक्वल टू ओ डी इक्वल टू ओ ई होना चाहिए। इक्वल टू किसके होना चाहिए? 3 सेंटीमीटर, ये तीनों ही रेडियस है। एक काम और करेंगे, जॉइन, इनको भी कर दो, एंड जॉइन, और किसको ज्वाइन करेंगे? ज्वाइन करेंगे ए ओ। ठीक है, किसको ज्वाइन करना है? ए ओ कॉमा बी ओ एंड सी ओ, इनको भी ज्वाइन कर देना है। ठीक है, अब इससे होगा क्या, ध्यान से देखना। पहले हमें, आपको याद होगा उस क्वेश्चन में जो हम करते थे एनसीईआरटी में, पहले एरिया निकालते थे इसका हीरोन्स फार्मूला से। फिर 3 हिस्से नजर आ रहे हैं आपको यहाँ पे। ठीक है, मैं एक बार मार्क कर देता हूँ 3 हिस्से। 3 हिस्से अगर आपको यहाँ नजर आएंगे ट्राइंगल के, एक ट्राइंगल तो आपको ये नजर आ रहा होगा, एक ट्राइंगल आपको ये नीचे नजर आ रहा होगा, और एक ट्राइंगल इधर लेफ्ट में नजर आ रहा होगा। ये 3 ट्राइंगल हैं, इन तीनों का एरिया जोड़ने पे बड़े वाले ट्राइंगल का एरिया आ सकता है। तो हमने क्या करा था, 2 तरीके से एरिया निकाला था ट्राइंगल का, लेकिन एक तरीके से उसने दे रखा है। हमें क्या करना है, सिर्फ एक ही तरीका यूज़ करना है एरिया निकालने के लिए अब। ठीक है, जो हमने सेकेंड टाइम में करा था। तो समझते हैं ज़रा इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखो हमें पता है बी डी बराबर होना चाहिए बी एफ 6 सेंटीमीटर, सी डी बराबर होना चाहिए सी 8 सेंटीमीटर, और ए एफ बराबर ए होना चाहिए, मान लेते हैं एक्स सेंटीमीटर। कितना है? एक्स पता लगता है, ये भी पता लग जाएगा, ये बात भी आपको पता है। तो हमें करना क्या है, पहले दिखाना है। बी डी इक्वल टू होना चाहिए बी एफ इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, सी डी इक्वल टू होना चाहिए, सी डी इक्वल टू सी होना चाहिए इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, और ए एफ इक्वल टू ए होना चाहिए, ए एफ इक्वल टू ए होना चाहिए इक्वल टू एक्स सेंटीमीटर। पता ही नहीं है, कारण क्या रहेगा सबका? टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, टेंजेंट्स ड्रॉन बनाए गए हैं, कहाँ से बनाए गए हैं? फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, ये इक्वल होते हैं, ये हमें बात पता है, ये बात हमने लिख दी यहाँ पर। कोई समस्या है यहाँ तक? ठीक है, अब करना क्या है, देखो एरिया, सारी बातें लिख दी जो जो हमने यूज़ करने वाले हैं।
एरिया ए बी सी इक्वल टू किसके आएगा, एरिया, 3 ट्राइंगल का एरिया। कौन कौन से ट्राइंगल, पहला ट्राइंगल ए ओ बी, एरिया ए ओ बी, प्लस दूसरा बी ओ सी। आगे पीछे लिख सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक्चुअल में तुम्हें सारे ट्राइंगल का मतलब पूरे ट्राइंगल का निकालना है। फिर आ जाएगा ए ओ सी, एरिया ए ओ सी। आपको पता है एरिया कैसे निकाला जाता है, अगर ए ओ बी का एरिया निकालना है तो आपको परपेंडिकुलर पता होना चाहिए और बेस पता होना चाहिए, और आप जानते हैं सभी परपेंडिकुलर होंगे, यहाँ पर होंगे या नहीं होंगे। तो एक बात और लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, आपको क्लियर हो जाएगा। ओ एफ परपेंडिकुलर होगा ए बी पर, होगा या नहीं, कॉमा ओ डी परपेंडिकुलर। इसलिए कहा जाता है हर बार लाइन छोड़ छोड़ के लिखा करो, कुछ जगह 2 लाइन छोड़ दो जब एक नया स्टेप ले रहे हैं आप। ये नया स्टेप था ना, जिससे क्या होता है कहीं आपको नोट डाउन करना है, आप चीज़ भूल गए हैं तो उसे ऐड कर सकते हैं। ओ एफ बराबर ए बी, ओ डी सॉरी ओ एफ परपेंडिकुलर ए बी, ओ डी परपेंडिकुलर होना चाहिए बी सी पर, एंड ओ ई परपेंडिकुलर होना चाहिए ए सी पर। क्यों होना चाहिए तो पता ही है आपको, रेडियस टू पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, रेडियस टू पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, इसका भी कारण दे देंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। अब इसका एरिया निकालना है, तो एक परपेंडिकुलर तो है ही, पता है आपको। तो अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई इससे कर दूं और हाफ कर दूं, उनका हाफ बेस इंटू हाइट ए बी इंटू ओ एफ कर दूं, और यहाँ पे भी कर दूं हाफ इंटू बेस यानी कि बी सी इंटू परपेंडिकुलर यानी कि ओ डी प्लस हाफ इंटू, ऐसे यहाँ पर ओ ई कर दिया जाए मल्टीप्लाई बाय ए सी। ठीक है, या पहले ए सी लिख देते हैं, आगे पीछे लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, फिर भी मैं लिख देता हूँ ऐसे, वैल्यू लिख लेते हैं। ए बी की वैल्यू पता है आपको, ए बी की वैल्यू है एक्स प्लस 6, क्या रहेगी, एक्स और 6 को जोड़ेंगे तभी पता लगेगा। ओ एफ की वैल्यू कितनी है 3 प्लस हाफ, बी सी की वैल्यू कितनी है, बी सी 6 और 8 कितना हो जाएगा 14, ओ डी की वैल्यू कितनी है 3 प्लस हाफ, ए सी की वैल्यू कितनी है, ए सी की वैल्यू हमारी एक्स प्लस 8 आ जाएगी, एक्स प्लस 8। ओ ई की वैल्यू कितनी है 3, तो ओ ई की वैल्यू तो 3 आ रही है। देखो यहाँ पे हाफ और 3 कॉमन नहीं आ रहा क्या, लिख लेते हैं हाफ इंटू 3, बचेगा क्या, एक्स बचेगा प्लस 6 बचेगा, 6 और 8 कितना हो जाएगा यहाँ पर 14 हो जाएगा। एक्स प्लस 8 तो हम ऐड कर ही नहीं सकते, ये हमारा आने वाला है कुछ सिचुएशन। ठीक है, और इसका एरिया तो हमें पता है ना किसके बराबर आएगा, आंसर 63 के बराबर आएगा। एरिया ए बी सी किसके बराबर है 63 के, क्वेश्चन में गिवन है बात। ठीक है, यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा है आपको, एरिया किसके गिवन है हमें 63 के बराबर गिवन है। अब यहाँ देखते हैं, देखो यहाँ से तो ये डिवाइड नहीं हो रहा, 3 की 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 डिवाइड में लिख लेते हैं। एक्स और एक्स कितना होता है 2x। अगर हम देखें 6 और 8 कितना होगा 14, और 14 और 14 कितना होता है, यहाँ पे आपको नजर आ रहा है 28 इक्वल टू 63। 2 मल्टीप्लाई में जा सकता है, 3 डिवाइड में भेजते हैं फिर। ठीक है, पेज भर चुका है, यहाँ पे लिख लेता हूँ। ओके, तो सभी ध्यान से सुनेंगे। तो मैं क्या कर रहा हूँ, 63 जहाँ है वहीं है, 3 डिवाइड में आ रहा है इसके, देखो 3 डिवाइड में, और 2 मल्टीप्लाई में जाएगा, 2 मल्टीप्लाई में, जो चीज़ जहाँ है वहीं रहती है। 2x प्लस 28, 3 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा, 2 3 ज़ा 3 2 ज़ा 6 और 3 1 ज़ा 3, मल्टीप्लाई कर दो इनकी कितना आएगा 42 आएगा। अब देखें क्या कर सकते हैं, 28 मल्टीप्लाई में सॉरी प्लस में है, यहाँ पर भेज दो माइनस में हो जाएगा। एक साथ मैंने 2 स्टेप ले लिए हैं यहाँ पर, 2x बराबर माइनस करें इनको, तो 42 में से 28 को माइनस करेंगे तो 14 आएगा। ठीक है, 12 माइनस 8 4, और 3 माइनस 2 1 हो जाएगा। ठीक है, माइनस करके दिखाऊँ क्या, 2 की जगह 12 लिख सकते हैं, 12 माइनस 8 4 आ जाएगा। अब ये 3 है, 3 माइनस 2 क्या हो जाएगा 1। माइनस प्लस अगर नहीं आए तो बहुत दिक्कत वाली बात है, एग्जाम अच्छा नहीं जाने वाला है। 14 को कर दो 2 से डिवाइड कितना आएगा 7। एक्स की वैल्यू पता लगता है कि आप ए बी नहीं बता सकते, ए बी क्या है हमारा एक्स प्लस 6, देख सकते हैं ए बी क्या है हमारा एक्स प्लस 6, तो यानी कि 7 प्लस 6 इक्वल टू क्या आ जाएगा 13 सेंटीमीटर। ऐसे क्वेश्चन जब आते हैं ना एग्जाम में तो हमें पता नहीं होता हमने कहाँ गड़बड़ करी है, तो हमेशा एक रीचेकिंग का तरीका रखें। आप इसी की साइड निकाल लें, इसकी साइड निकाल लें, इस पूरे का एरिया फाइंड करके देख लें, अगर एग्जाम में आपके टाइम बच जाता है रीचेक करने के लिए। अगर इसका एरिया 63 आ गया तो आपने ठीक लिखा है, ठीक साइड निकाली, अगर नहीं आया तो गड़बड़ हो जाएगी। जैसे यहाँ पे 6 रख सकते हैं, 6 या 7, 7 और 8 करेंगे तो 15 आ रहा है, तो 15 13 और 14 का एरिया निकालने रोज फॉर्मूला से, अगर आ गया 63 तो ठीक है, और नहीं आया तो
फिर आपने कहीं ना कहीं गड़बड़ करी है। लेकिन वही बच्चे निकालें जिनको कैलकुलेशन में स्ट्रांग है, उनको लगता है हेरोन्स फार्मूला लगाएंगे तो सही आंसर निकालेंगे, कहीं वो और ज़्यादा डर जाए कि हमने आंसर गलत निकाला और सही निकाला हो, हेरोन्स फार्मूला से गलत निकाल दिया क्योंकि अंडर रूट सॉल्व करना नहीं आता। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और बचता है इसका, क्वेश्चन नंबर 10, इसको डिस्कस करते हैं। ये एक इजी क्वेश्चन है काफ़ी ज़्यादा, और 4 नंबर में दे रखा है गलती से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। ठीक है, इसको इधर लेकर आते हैं। ओके, ये रोटेट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, देखें ज़रा। क्वेश्चन नंबर 10 में एक फिगर दे रखी है, फिगर को बना लेता हूँ मैं ताकि इस फोन को हटाया जा सके। यहाँ पर एक आपको डायमीटर नज़र आ रहा होगा, यहाँ पर सेंटर ओ है, यहाँ पर ए बी आपको नज़र आ रहा होगा, ये क्यू नज़र आ रहा होगा पॉइंट, और यहाँ से एक लाइन जा रही है जो नज़र आ रही होगी आपको, और ये हो गया आपका टी पॉइंट। यहाँ पर 58 डिग्री एंगल बनता हुआ नजर आ रहा होगा। ठीक है, अब पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है ए बी एक डायमीटर है, गिवन में लिख लेते हैं, प्रॉपर लिखना है, ऐसे क्वेश्चन आसान है तो इसका मतलब ये नहीं है कि लिखना नहीं है। ए बी क्या है, इज अ डायमीटर है, ए बी एक डायमीटर है। उसके बाद डायमीटर किसका है, ऑफ सर्कल विद सेंटर, किस सेंटर के साथ है ये, विद सेंटर ओ सेंटर की, एंड ए टी इज अ टेंजेंट, ए टी क्या है, ए टी नजर आ रहा है, ए टी इज अ टेंजेंट, ए टी इज अ टेंजेंट। ये बातें इसने गिवन दे रखी, और कह रहा है अगर एंगल ए ओ क्यू, एंगल ए ओ क्यू बराबर किसके है, 58 डिग्री। आपने पूरा क्वेश्चन ही लिख दिया सर आपने तो। अब इसमें कर ही क्या सकते हैं, आप चाहें तो ये हटा सकते हैं लाइन, और बाकी तो आपको लिखना ही पड़ेगा कि कौन सा सर्कल सेंटर वो वाला, इसको हटा दो। एंगल ए टी क्यू पता करने की कहता है, एंगल ए टी क्यू, जब भी एंगल पता करना है, एंगल देख लो कहाँ बन रहा है, ए टी क्यू, यहाँ एंगल बन रहा है, इस एंगल को आपको पता करना है। सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, कैसे पता करेंगे देखते हैं अभी। एंगल ए टी क्यू आपको पता करना है, और ये एंगल आपको पता लग सकता है, देखो इस क्वाड्रिलेटरल की हेल्प से या तो पता लगाएंगे, या फिर इस ट्राइंगल में एक एंगल 90 है, एक एंगल पता लगाना है, अगर ये एंगल पता लग गया तो पता लग जाएगा। ठीक है, तो आपको करना क्या समझ आ रहा है, इस एंगल को निकालने के लिए लिंक बनाना है, या तो क्वाड्रिलेटरल से बना लो या ट्राइंगल से बना लो, ट्राइंगल वाला आसान रहेगा। ठीक है, अभी देखते हैं कैसे, जो पहले दिमाग में है लेकिन वो करना चाहिए हमें। तो हमें जो जो इन्फॉर्मेशन गिवन थी हमने वो इन्फॉर्मेशन लिख ली है। अब इसके बाद हमें अगला स्टेप लेना है। ठीक है, मेरे पास अगला पेज है लेकिन मैं यहाँ ना लिखकर आपको दिखाने के लिए यहाँ लिख लेता हूँ, ताकि मुझे बार बार पेज ना पलटना पड़े, कन्फ्यूज़न होगी आपको। ठीक है, तो देखते हैं ज़रा। तो क्वेश्चन नंबर 10 में अब देखें, मैं ये वाला एंगल पे फोकस कर रहा हूँ, ये एंगल पता लगते ही मुझे ये एंगल पता लग जाएगा एंगल सम प्रॉपर्टी से। ठीक है, यहाँ तो 90 है ही, पहले दिखा देता हूँ मैं यहाँ पर कि एंगल टी ए ओ ए टी, पहले लिखते हैं, ओ ए परपेंडिकुलर होना चाहिए ए टी पर, रेडियस टू पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, रेडियस है कहाँ पर, टू पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। इस बात से आप एक बात और कह सकते हैं कि एंगल ओ ए टी किसके बराबर हो जाएगा, एंगल ओ ए टी, इसको काटते हैं, एंगल ओ ए टी इक्वल टू हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, इट इम्प्लाइज का साइन लगा के लिख सकते हैं, ये हो जाएगा। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे, आगे देखते हैं। अब देखो इन दोनों एंगल को जोड़ने पर सम कितना आएगा, 180। एंगल बी ओ क्यू को अगर हम जोड़ दें, किस में, समझ आ रहा है ना, बी ओ क्यू कौन सा है, ये लेफ्ट में एंगल बन रहा है 58 के ऊपर बन रहा है जो, प्लस एंगल क्यू ओ ए या ए ओ क्यू को जोड़ दें, कितना आएगा 180। कोई जानता है क्यों, लीनियर पेयर एंगल कहते हैं हम इन्हें, याद हो अगर आपको, लीनियर पेयर एंगल्स। क्या हमें बी ओ क्यू की वैल्यू पता है, नहीं, हम चाहते हैं निकालना। क्यों चाहते हैं सर, आपने ये तो बताया ही नहीं, अभी बताता हूँ। 58 डिग्री आ जाएगा यहाँ पर, यहाँ 180 आ जाएगा, और जब 58 दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस में चला जाएगा, और माइनस में जाने के बाद, माइनस करने के बाद कितना आंसर आएगा, 0 में से 8 घटेंगे 2 आएगा, मतलब 10 में से 8 घटेंगे। अब 7 में से 5 जाएंगे 2 आएगा, और 1 का 1 आ जाएगा। तो एंगल बी ओ क्यू किसके आ गया बराबर, 122 डिग्री। ठीक है, अब देखो क्या एंगल बी बराबर एंगल जो क्यू पर बन रहा है ओ क्यू बी होना चाहिए नहीं होना चाहिए, क्या एंगल ओ बी क्यू बराबर एंगल
OQB होना चाहिए। कौन बता सकता है होना चाहिए? मान लेते हैं ये एंगल x के बराबर है, ठीक है, होना चाहिए। एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड हम लिखेंगे यहाँ पर, क्योंकि हम लिखेंगे OB बराबर है OQ के, है या नहीं? रेडियाई है, रेडियाई बराबर है। रेडियाई क्या होती हैं? बराबर। तो उनके सामने के, अगर रेडियाई हैं ये दोनों और ये बराबर है, तो उनके सामने के, आमने सामने के एंगल्स भी क्या होते हैं? बराबर। एक ट्राइंगल के अंदर अगर दो साइड बराबर हैं तो उनके आमने सामने के एंगल बराबर होते हैं। तो साइड बराबर हैं, क्यों? क्योंकि वो रेडियाई हैं, तो उनके आमने सामने के एंगल भी बराबर रहेंगे। लिखेंगे एंगल्स अपोजिट टू, एंगल्स अपोजिट हैं, किसके अपोजिट हैं? टू इक्वल साइड्स। इक्वल साइड्स की, किसकी इक्वल साइड्स? ऑफ अ ट्राइंगल। कौन सा ट्राइंगल? OBQ। इस ट्राइंगल की इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल है। इतनी बात भी समझ आ रही है यहाँ तक? सर कोई दिक्कत नहीं है। आगे बताइए। तो हम कहेंगे एंगल OBQ प्लस एंगल OQB प्लस एंगल BOQ बराबर किसके रहेगा? 180 डिग्री। कारण एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी। कैश की वैल्यू पता है, हमने एक्स मानी। कैश की वैल्यू पता है, हाँ एक्स मानी। कैश की वैल्यू पता है, हाँ निकाली थी ऊपर हमने। इसकी वैल्यू 120 डिग्री, 180 आ जाएगा। इनको जोड़ें, 2x आएगा। इसको उधर भेज देते हैं, माइनस का 122 आ जाएगा। ठीक है, वीडियो काफ़ी लेंथी हो गई इसलिए मैं थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहा हूँ। 2x इक्वल टू आ जाएगा 180 में से इसको माइनस करो, 58 आंसर आएगा। मैं कैलकुलेशन भी सिखाता हूँ ना, आप फास्ट मोड पे देख सकते हैं वीडियो को, 2x की स्पीड पर या 1.5 की, अगर आपको लगता है मैं स्लो बता रहा हूँ। 2 मल्टीप्लाई में डिवाइड में जाएगा, और डिवाइड में जाएगा तो 2 2 होता है 4, 1 लिख देंगे, 9 आ जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? यानी कि x की जगह हम लिख सकते हैं एंगल OBQ बराबर किसके आ गया? OBQ बराबर आ गया 29 डिग्री। अब मैंने कहा था हम क्यों फाइंड कर रहे हैं ये OBQ? ताकि ट्राइंगल के प्रॉपर्टी लगा सके हम। लिखते हैं यहाँ पर इन ट्राइंगल, बड़े ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल ABT ट्राइंगल में एंगल OBQ प्लस एंगल, इसका नाम क्या था? ये OAT, एंगल OAT प्लस एंगल, इसका नाम क्या था? ATQ प्लस एंगल ATQ। इसे पता भी करना है, बराबर 180 होगा। कारण क्या रहेगा? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल। ओके, आगे देखें। इसकी वैल्यू हमें पता है 29 डिग्री, अभी निकाली। इसकी वैल्यू पता है हमें 90 डिग्री, अभी हमने निकाली थी, ऊपर दिखाई थी। ATQ निकालना है। ओके, अब तो आसान क्वेश्चन है, मैं नहीं भी करूँगा तब भी आप कर लेंगे। 180 डिग्री, इनको जोड़ें, 119 आएगा, माइनस में भेज दो। कितना आंसर आएगा? इनको माइनस करें, 0 - 9 1 होता है। 7 - 1, 7 माइनस अगर 1 करेंगे तो 6 आएगा, और 1 - 1 करेंगे तो 0 आएगा। तो आंसर क्या आना चाहिए? 61 डिग्री आना चाहिए। और ATQ एंगल की वैल्यू हमने ऐसे निकाल दी। होप आपको समझ आया होगा। अगर आपके कोई भी डाउट आप पूछ सकते हैं। मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका PDF का लिंक अटैच कर दूंगा, वहाँ से आप इसके सॉल्यूशन डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।